हेलो दोस्तों, तो हम लोग आज एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर देखने वाले हैं। 9th क्लास का साइंस का है। और इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 और 2 में क्या क्या पढ़े हैं उसको एक रिकैप के तौर पर देखेंगे और आपको वैसे ही रिलेट करके याद रखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे तो इसमें हम लोग सबसे पहले मैटर फर्स्ट चैप्टर में पढ़े कि मैटर क्या था। मैटर का डिवीजन अगर बात करें तो फिजिकल वर्गीकरण के आधार पर हम इसमें देखते हैं सॉलिड था, लिक्विड था और गैस था। ये तीनों प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए थे। फिर केमिकल के तौर पर अगर आप देखोगे, केमिकल डिवीजन के तौर पे, तो केमिकल वर्गीकरण पर हम लोग पढ़े थे प्योर मैटर पढ़े थे, प्योर मैटर। और उसके बाद फिर बात करेंगे तो फिर हो जाएगा इम्प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर में अब बात करोगे, इम्प्योर मैटर में अब बात करोगे तो आपको आ जाएगा इम्प्योर मैटर में हम बात करेंगे। इम्प्योर मैटर आपका हो जाएगा, इम्प्योर मैटर में हम लोग मेनली देखें मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर का कैसे कैसे था डिवीज़न, ये चीज़ देखें। फिर बात करेंगे कि प्योर मैटर में, तो प्योर मैटर में एलिमेंट पढ़े हम लोग। एलिमेंट के बाद फिर इसमें कंपाउंड पढ़े, कंपाउंड क्या होता है। फिर एलिमेंट में हम लोग पढ़े मेटल, नॉन मेटल, ये सब आपको, और मेटल वाइड माने उपधातु, धातु और अधातु हम लोग किए। मिक्सचर में बात करें तो मिक्सचर में हम लोग को जनरली सॉल्यूशन देखना था कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग मेनली फोकस किए कि सॉल्यूशन से एग्जांपल जो पूछता है इससे संबंधित है। तो आप देखोगे कि पहले मैटर पढ़े, मैटर के बाद उसके बाद स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें एक मैटर का, तो हम लोग बताए थे एटम होता है। तो यहाँ हम लोग एटम यानी परमाणु के बारे में पढ़ना। एटम के बाद मिलने के बाद ये क्या बनेगा, अणु। तो मोलकुल के बारे में पढ़ना, यानी मैटर हो गया, फिर मोलकुल हो गया, फिर एटम हो गया। आपको ऐसे फ्लो चार्ट याद रखने थे और ऐसे समझना है ताकि आपको क्वेश्चन है ना ऐसे ही आपको पकड़ में आ सके। आप जब तक फ्लो चार्ट को रिलेट नहीं करोगे आपको चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगे, तो आपको ऐसे करना था। इसके बाद हम सॉल्यूशन के बात करेंगे तो सॉल्यूशन में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो कन्फ्यूजन वाले थे, तो हमने ऑलरेडी सॉल्यूशन को फिर रिकैप कर रहा हूँ आपके लिए। इसको थोड़ा सा और कुछ कुछ क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा ऐड किया इसमें, तो आप उसको आप देखोगे ध्यान से और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो उसके बाद हम फिर टॉपिक पर आएंगे। जैसे यहाँ पास देखोगे बिलियन के बात करते हैं तो इसमें बिलियन आ गया, तो बिलियन में आपको समांगी होमोजीनियस था और फिर हेट्रोजीनियस था। समांगी में बात करेंगे बिलियन के तो आपको आ जाएगा, समांगी बिलियन में बात करेंगे तो इसको में आपको आ जाएगा हो वास्तविक बिलियन, वास्तविक यानी ट्रू बिलियन जिसको बोलते हैं, ट्रू बिलियन। आप ट्रू बिलियन भी, ट्रू सॉल्यूशन भी कह सकते हो, नहीं ट्रू सॉल्यूशन आपका ये हो जाएगा। तो ये ट्रू सॉल्यूशन होगी। फिर इसका साइज़ की बात करेंगे तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से तकरीबन 10⁻⁻8 सेंटीमीटर तक अस्थाई होता है। अस्थाई का मतलब आपको हम बताए थे कि मान लीजिए कि नमक और पानी का घोल है तो इसको आप सॉल्यूशन बना दोगे तो ये फिर नमक का पार्टिकल पेंदी में इसका नीचे में नहीं बैठेगा, इसका परत में नहीं बैठेगा। एक तरह से कहिए तो अस्थाई हो गया, ये नहीं बैठेगा, उसी सेंस में अस्थाई होगा। कौन? ट्रू बिलियन। वास्तविक बिलियन का प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। जैसे नमक जल का बिलियन का एग्जांपल आपको बताएं क्या है, वास्तविक है, वास्तविक होगा, अस्थाई होगा, आदर्शी भी होगा, इसको टाइप से कर। फिर टिंडल इफेक्ट के प्रभाव में बात किए थे, जो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा ट्रू बिलियन में। ये नमक और पानी का बिलियन है। अगर सभी जगह कण, अगर पार्टिकल मिल गए हैं बहुत तरह से, अब यहाँ से टॉर्च से अगर मारोगे तो यहाँ पास आपका क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू निकल जाएगा। तो इसका प्रकाश का डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, यानी प्रकाश ऐसे फैल के अगर ऐसे जाता तो टिंडल इफेक्ट ऐसे आ जाता, तो टिंडल इफेक्ट होता, लेकिन इसमें नहीं होता। फिर नेक्स्ट का बात करेंगे बिस्मांगी में, यानी हेट्रोजीनियस में बात करेंगे तो इसमें दो आपको बात पढ़े थे हम लोग, दो चीज़ें इसको में था, जिसको में था एक कोलाइडी था, एक निलंबन था, एक कोलाइडी था। निलंबन का जनरली आपको याद कराने के लिए हम बताए थे कि दिमाग में न से निलंबन और न से याद रखना। इसका एग्जाम्पल नाले का पानी और नदी का पानी, ये दोनों न से है तो आप याद रखोगे एग्जाम्पल। इसका साइज पूछोगे जो नंगी आंख से आपको दिखेगा कि नाले के पानी में पार्टिकल
तैर रहे हैं, तो इसका साइज बड़ा होगा, 10⁻³ से लेकर 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक होगा। ये अस्थाई होते हैं, अस्थाई क्योंकि इसमें घुलनशील यह है नहीं, तो ये अस्थाई होते हैं, ये याद रखिएगा। VVI है, निलंबन का प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। कुछ समय के लिए टिंडल इफेक्ट क्या होगा दिखाएगा, टिंडल होगा कुछ समय के लिए, आपको बताए थे कि आप उसको चला के छोड़ दोगे तो उसके बाद टॉर्च आप मारोगे तो टिंडल इफेक्ट होगा, यानी प्रकाश में जो डिफ्लेक्शन होगा। लेकिन उसके बाद आप छोड़ दोगे तो पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे तो फिर डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी इसको मैं आप कहेगा तो टेम्पररी टाइम के लिए आपका टिंडल इफेक्ट होगा। फिर इसको कह रहा है कि छन्ना पत्र द्वारा, इसको सिंपल छन्ना पत्र द्वारा छाना जा सकता है, आप उसके पार्टिकल को छान सकते हो क्योंकि इसमें सोलूबल नहीं था। बात करेंगे कोलाइडी के, तो कोलाइडी का प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं तो आप ध्यान रखोगे। कोलाइडी का प्रॉपर्टी में आपको है कि इसका जो साइज होगा 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक होगा। आपको नेकेड आई से, नंगी आँख से ये दिखेगा नहीं, नंगी आँख से नहीं दिखेगा, तो ये चीज़ आप याद रखोगे कि नंगी, इसका पार्टिकल का साइज बहुत छोटा हो गया तो नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, नंगी आँख से नहीं दिखेगा, से नहीं दिखेगा। तो आप ऐसे कर सकते हो। ये अस्थाई होता है, आप देखो अस्थाई आपको ट्रू विलियन भी अस्थाई होगा, कोलाइडी भी अस्थाई होगा, लेकिन निलंबन अस्थाई नहीं होगा। टिंडल इफेक्ट इसको में होगा, टिंडल इफेक्ट प्रभाव इसको में डालेगा। सबसे ज़्यादा टिंडल इफेक्ट यहाँ याद रखोगे कि कोलाइडी में टिंडल इफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ से प्रकाश आप करोगे, यहाँ से इसके पार्टिकल अस्थाई जरूर होंगे लेकिन पूरी तरह से इसमें बिलियन में सोलूबल नहीं होंगे, कुछ पार्टिकल ऐसे रहेंगे। तो आप यहाँ से अगर टॉर्च मारोगे तो इसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा, तो टिंडल इफेक्ट आपको दिखाई देगा। जैसे बात करें इसमें कोलाइडी का एग्जांपल पूछता है तो दूध हो गया, गोंद हो गया, रक्त हो गया, स्याही हो गया, पेंट हो गया। अगर बात करोगे दूध तो याद रखना दूध प्राकृतिक पायस था, पायस आपको क्या होता है इमल्सन बताए थे। और पेंट के बात करेगा तो पेंट हो जाएगा कृत्रिम पायस, कृत्रिम पायस, पायस माने इमल्सन। तो ये चीज़ें आप याद रखोगे, प्राकृतिक कहेगा तो ये हो जाएगा दूध, और ये पेंट कहेगा तो कृत्रिम। अब इसको अब छाना कैसे जाता है, चर्म पत्र द्वारा, चर्म पत्र द्वारा इसको छाना जाता था। उसका बात कर रहे थे, इसका बात कर रहे थे हम निलंबन का, तो इसको आप छन्ना पत्र द्वारा देख लो, लेकिन इसको अगर कहेगा तो चर्म पत्र द्वारा आप याद रखोगे, VVI है। उसके बाद अगर इसको अलग करने की विधि पूछेगा तो अपकेंद्रीयकरण विधि याद रखोगे। अपकेंद्रीयकरण विधि द्वारा क्या क्या चीज़ें होता है तो उससे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे रक्त और मूत्र के जाँच में कौन सा विधि का यूज होगा, ये भी VVI है, याद रखिएगा। वॉशिंग मशीन वाला आप ऑलरेडी जानते होंगे, और दूध से क्रीम निकालने का विधि भी आप जानते होंगे। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, लेकिन ये चीज़ अभी नहीं पूछा है, तो इसका चांस है कि कहीं ना कहीं आपसे पूछेगा, तो इसको आप ध्यान रखोगे। इसके बाद हम आ जाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पर डिस्पर्सन में, इसी में विषमांगी में बात करें तो परिक्षेपण पढ़ते हैं, डिस्पर्सन पढ़े थे। तो इसको में को परिक्षिप्त परावस्था था जो विलय के रूप में था, जो कम मात्रा में था, और एक परिक्षेपण माध्यम था विलायक के रूप में जिसको बोले ज़्यादा मात्रा में था। इसका एग्जाम्पल मैंने ली 4-5 एग्जाम्पल है जो बड़ी VVI है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, तो आप याद रखोगे। जैसे यहाँ द्रव था, ये विलय हम लिए, और गैस यहाँ क्या है, विलायक है, गैस के रूप में विलायक है, गैस की मात्रा ज़्यादा है, द्रव कम है, तो इसको बोलेंगे एरोसेल। एयर का संख्या ज़्यादा था, एयर का मात्रा ज़्यादा था, तो एरोसेल नाम उसी टाइप का है, आप रिलेट करके रखोगे। यहाँ से द्रव में बात करें, एयर में द्रव तो कौन हो जाएगा, कुहासा हो जाएगा, बादल हो जाएगा, कोहरा होगा। ये ऑलरेडी आपको हम समझा चुके थे कि कैसे होगा। फिर सॉलिड का बात, अगर सॉलिड आप ले लेते हो और यहाँ गैस ही रहता है विलायक के रूप में, तो धुआं आपको याद करवाए थे। गांव देहात में पुआल को जो आप उड़ते देखते हो तो याद रखोगे कि एयर बहुत ज़्यादा है। आपको ये वातावरण है, वातावरण इन्वायरमेंट है, पूरा एयर से भरा हुआ है, उसको मैं
छोटा छोटा पार्टिकल उड़ उड़ के मिल रहा है तो उसको बोलेंगे सॉलिड। फिर एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट था वीवीआई था, द्रव में द्रव को मिलने की प्रक्रिया को, अगर विलायक द्रव लेते हैं, विलय भी द्रव लेते हैं तो इसको बोलते हैं इमल्सन, पायस। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, द्रव में द्रव के विलयन को इमल्सन या पायस बोलते हैं। इसको मैं आपको आ जाएगा मेनली दूध, यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि दूध क्या है, तो एक प्राकृतिक पायस है। फिर आपका पेंट भी आ जाएगा, यहाँ आप पेंट याद रख लो, कृत्रिम पायस है। जैसे पेंट में होगा कि पेंट में वर्निश और अदर चीज़ें मिलती हैं तो उससे आपको पेंट भी हो जाएगा, द्रव में द्रव का विलयन। फिर सॉलिड अगर आप ले तो विलायक के तौर पर ज़्यादा मात्रा में, द्रव लेते हो थोड़ा सा तो उसको बोलते हैं जेल। जेल से याद रहेगा जेली, पनीर, मक्खन। आप देखे होगे, दिमाग में रखोगे, मक्खन देखते हैं तो उसको में सॉलिड पार्टिकल ज़्यादा होता है और हल्का हल्का लिक्विड यानी पानी होता है, वाटर। फिर सॉलिड ज़्यादा है, उसमें गैस ले लिए, इसको बोलते हैं फोम। इसका मैं एग्जांपल पूछा हुआ है रबड़ वाला, आप ध्यान रखोगे। तो हम लोग का सॉल्यूशन से मेनली यहाँ था, जो आपको एक बार और रिवीजन आपको कर दिए हम। लेकिन हम लोग का चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। अब आते हैं हम लोग अपना चैप्टर पे, जो हम लोग को इसमें पढ़ना था। बात करेंगे चैप्टर से, तो चैप्टर में हम आते हैं तो जिसमें हम लोग का है एटम, उसके बाद मोलिक्यूल। तो एटम आपको यहाँ पास क्या क्या दे रखा है इसमें, उससे संबंधित हम लोग इसमें कुछ मत देखेंगे वैज्ञानिकों ने कौन कौन से दिए। तो सबसे पहले हमारे भारतीय दार्शनिक जिनका नाम है कनाद, ये याद रखोगे। कनाद ने प्रतिपादित किया था कि ये द्रव है जो छोटे छोटे कणों से प्राप्त होते हैं। आप ये याद रखोगे, कहेगा कि महर्षि कनाद ने किस पदार्थ के बारे में परमाणु के लिए चर्चा किया था, तो वो क्या था, द्रव। ये चीज़ याद रखोगे और पूरा द्रव पे ही ये टॉपिक चलेगा। पदार्थ के रूप में एग्जाम्पल द्रवों को ही लिया था इन लोगों ने, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद इन्होंने एक बताया कि यह आगे चल के कि एक सीमा आएगी जब कण पुनः विभाजित नहीं होगी। मतलब ये लोग पहले ही डिफाइन कर दिए थे, हमारे भारतीय जो ऋषि है पहले ही बोले थे कि एक ऐसा आएगा कि डिवीज़न अगर मान लीजिए पूरा द्रव का है तो द्रव का ये पार्टिकल एक ऐसा आएगा इसमें एटम, जो उसके बाद आप इसका डिवीज़न नहीं कर पाओगे। यही चीज़ें बोले थे, जिसको हम बोले थे इस तरह अविभाज्य सूक्ष्म कण है। ये चीज़ें याद रखने थे आपको। सबसे पहले किसका चर्चा हुआ, ये चीज़ें आपको देगा। फिर बात करेंगे तो एक और दार्शनिक भारतीय आएंगे, पकुधा कत्स्यायन। इनका भी यही कहना था कि उन्होंने इस मत को समझाया और हमें द्रवों के विभिन्न रूपों को इन्होंने प्रदान किया। तो ये भी वही चीज़ बताएं, तो याद रखना है कनाद और पकुधा कत्स्यायन। उसके बाद ग्रीक दार्शनिक में आ जाएंगे तो ये दो हैं, डेमोक्रिटस और एक होएगा लुसिपस। ये दोनों ने ये भी द्रवों को ही विभाजित किया। मैटर के रूप में कहेगा तो द्रव याद रखिएगा। इन्होंने भी कहा कि परमाणु क्या है, अविभाज्य है। ये बात आपको इसमें ध्यान रखना था। ये बात हो रहा था कब की, तो ये हो रहा था 18वीं सदी। 18वीं सदी मतलब आप 1701 से लेके 1799 की आप बात कर रहे हो, इस डेट की बात हो रही है। फिर उसके बाद आगे चल के और सारे वैज्ञानिक आएंगे। इसको में फिर आगे आते हैं तो फिर आते हैं लेवोजियर साहब आएंगे। पहले देखो कनाद, फिर पकुधा कत्स्यायन और फिर डेमेट्रियस और लिपुसियस ने जो आया था, उन्होंने वैज्ञानिक ने यहाँ चर्चा किया था। उसके बाद लेवोजियर के आएंगे। तो लेवोजियर में बात करोगे तो लेवोजियर के नियम इन्होंने दिया था। लेवोजियर ने जो नियम दिया उसमें रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया, जिसे रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण आधार, और लेवोजियर को ही फादर बोलते हैं केमिस्ट्री के। ये चीज़ें आप याद रखोगे, फादर ये हो जाएंगे। अब आते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन में एक्चुअली होगा क्या कि जैसे मान लिया कि ये है हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन, और इसको रासायनिक संयोजन किए तो ये बनेगा H2O, जल। तो रासायनिक संयोजन में दो नियम आएगा, एक द्रव्यमान संरक्षण का आएगा और एक आएगा स्थिर अनुपात का। अब द्रव्यमान संरक्षण नियम है जो किसने दिया, ये चीज़ें आपसे पूछेगा, तो ये हो जाएगा लेवोजियर साहब। इसमें लेवोजियर साहब, ये है लेवोजियर साहब,
तो याद रखना द्रव्यमान संरक्षण के नियम कहेगा तो लेबोजियर साहब ने दिया था। प्राउस्ट साहब दिया था, प्राउस्ट साहब तो ये देंगे स्थिर अनुपात का नियम जो देंगे, आगे जो डिस्कस हम लोग का चैप्टर में आगे में है दिया हुआ उसको डिस्कस करना। इसके बाद इसमें बात करेंगे तो हम देखेंगे इसको में कि क्या क्या इन्होंने दिया था। अब बात करते हैं यहाँ से, देखो जैसे कि द्रव्यमान संरक्षण में क्या होगा कि मान ली कि यहाँ हाइड्रोजन का अगर बात करोगे तो हाइड्रोजन का यहाँ पड़ी अगर हो जाएगा तो यहाँ जैसे कि मान लिया कि 1 है, यहाँ हाइड्रोजन का जितना वैल्यू है, हाइड्रोजन का कितना होगा 1, और ऑक्सीजन के यहाँ पास हो जाएगा कितना 16, और हाइड्रोजन का यहाँ 2 हाइड्रोजन लोगे तब रिएक्शन क्लियर होगा तो 1 1 2 हो जाएगा। और यहाँ पास बात करोगे तो 2 ये इसका होगा 2 + 18 16, तो ये टोटल हो जाएगा 18 ग्राम, और ये हो जाएगा आपको इधर भी हो जाएगा 18 ग्राम। तो क्या रासायनिक संयोजन में द्रव्यमान का संरक्षण हुआ, यहाँ भी 18 इधर भी 18, मतलब द्रव्यमान में कोई लॉसेस नहीं हुआ। यहाँ भी 18 ग्राम है, इधर भी 18 ग्राम है, तो कोई लॉसेस नहीं हुआ। इसी को बोला गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और इन्होंने लेबोजियर ने दिया। क्या बोले ये कि रासायनिक संयोजन में ये दोनों का रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का लॉसेस नहीं होता है, यही बात आपको समझनी थी इसमें। जैसे इसको मैं एग्जाम्पल में दे रखा है वही चीज़ जो आपको हम बताएं, कॉपर सल्फेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये दोनों को रिएक्शन करने के बाद जो द्रव्यमान का लॉसेस है वो नहीं होगा। बाकी अलग अलग एग्जाम्पल लेके बता रखा है। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पास वही एग्जाम्पल आपको यहाँ समझा दिया है, यहाँ पास देकर एक क्रियाकलाप के थ्रू। अब हम इसमें आएंगे, नेक्स्ट है जो हमारा स्थिर अनुपात का नियम है, और स्थिर अनुपात का नियम दिए थे कौन, तो प्राउस्ट साहब। प्राउस्ट याद कैसे आप रखोगे, तो देखो स्थिर है, एस वाला आ रहा है, यहाँ स वाला आ रहा है, यहाँ भी स वाला आ रहा है। अगर आपको लंबे समय तक नहीं याद रहता है, कंफ्यूज कर जाओ, तो कुछ रिलेट कर लो टर्म जिससे आपको वहाँ एग्जाम में क्लियर हो सके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। स्थिर अनुपात में ये होगा कि मान लिया कि ये हाइड्रोजन था, ठीक है, ये ऑक्सीजन था, तो यहाँ पास आप रिएक्शन कराओगे तो H2O ये आएगा, ठीक है, यहाँ 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब इसको में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन का यहाँ जो अनुपात होगा वो सेम अनुपात यहाँ भी आएगा। जैसे यहाँ हाइड्रोजन के निकालोगे तो यहाँ 2 होगा, और इसका बात करेंगे तो ये हो जाएगा 16 इसका द्रव्यमान आएगा, मास आएगा। इसका मास की बात करेंगे तो 16 आएगा, तो इसका अनुपात निकालो। फिर यहाँ 2 होगा और फिर यहाँ आएगा 16, तो आप यहाँ पास करोगे तो 1:8 आएगा, यहाँ भी बात करोगे तो 1:8 आएगा। इसका मतलब ये है कि जो अनुपात है पहले, जो अनुपात पहले यहाँ 1:8 है, वही अनुपात यहाँ रेशियो में आ रहा है, तो इसी को बोलेंगे स्थिर अनुपात। दोनों का मास का रेशियो का अनुपात सेम आ गया, तो इसी को स्थिर अनुपात में बात किया है। अब आते हैं नेक्स्ट में, क्या जो चर्चा दे रखा है वही चीज़ है। जैसे कि देखो आप यहाँ पास बात करेंगे तो यौगिक है जल, कंपाउंड है जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना हो गया, सदैव कितना रहता है 1:8। चाहे कोई भी जल हो, कोई भी जल ले लो, उसको में जो रेशियो होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1:8 ही होगा। जैसे इसी में इसी प्रकार के 9 ग्राम जल में अगर 9 ग्राम जल है, 9 ग्राम जल है, तो इसका मतलब 1 ग्राम उसको में हाइड्रोजन है और 8 ग्राम ऑक्सीजन है, यानी 1:8 में ही रहेगा। इसी प्रकार अमोनिया यहाँ है, अमोनिया के NH3 की बात कर रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का बात करेगा तो नाइट्रोजन का हो जाएगा 14 और हाइड्रोजन का हो जाएगा यहाँ 3। जैसे यहाँ 3 है तो 3 हो जाएगा। तो आपको ऐसे याद रखना है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो इसमें जो होगा अमोनिया में 14:3 हो जाएगा। आगे इसमें क्या दे रखा है, जो इम्पोर्टेंस है VVI है। आप ये चीज़ें देखो, यहाँ दिया है कि अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो, उसका अनुपात कितना है, फिक्स्ड होगा 14:3। यही चीज़ आपको हम बता रखे थे, यही चीज़ आपको समझना था। अब यहाँ पास जो आएगा कि स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या जिसे निश्चित अनुपात के नियम भी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा।
स्थिर अनुपात नियम को भी निश्चित अनुपात के नियम कहते हैं। ये VBI है। हो सकता है कि आपको ये ना मिले, ये मिल जाए, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे। प्राउस्ट ने किया था स्थिर अनुपात का नियम। प्राउस्ट ने इस नियम को व्यक्त किया कि किसी भी यौगिक में या तत्व में, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव, तत्व जो एलिमेंट है एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान रहता है। जैसे 1:8 है, तो इसमें तत्व के बात करेंगे तो हाइड्रोजन 1 में है और ऑक्सीजन 8 में है। तो यही चीज़ इन्होंने बात किया। तो ये यहाँ से ये VBI है, आप इसको ध्यान रखोगे। इसके बाद फिर आप बात करोगे तो ये आ जाएगा डाल्टन साहब। ये 2 नियम के बाद डाल्टन साहब का बात आएगा। डाल्टन साहब फिर आएंगे। डाल्टन साहब का जन्म 1800 इंग्लैंड में हुआ था, एक गरीब जुलाहे में। फिर इन्होंने टीचर के रूप में स्टार्ट किया और डाल्टन साहब क्या क्या कॉलेज में पढ़ाते थे, तो ये मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया, ये तीनों पढ़ाते थे। तो इनको जीवनी से संबंधित कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप ध्यान रखोगे। इसके बाद बात करेंगे तो इसके बाद हो जाएगा परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत के बात होगा तो इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया 1808 में, जो द्रवों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण था। मैंने आपको बताया था कि अगर परमाणु में से संबंधित पूछेगा कौन सा पदार्थ लेकर रिसर्च किया जा रहा था, तो द्रव का अध्ययन के ऊपर ही डिवीजन किया जा रहा था। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फिर डाल्टन साहब का परमाणु सिद्धांत आएगा और परमाणु सिद्धांत में इन्होंने क्या करेंगे, यहाँ पास क्या करेंगे से इनको यहाँ पास ध्यान आपको रखना है कि डाल्टन साहब ने द्रव को विभाजित का विचार का प्रदान किया गया, जिसे ने दार्शनिक ने माना। यही द्रव को विभाजित है कि नहीं है, इन्होंने डाल्टन साहब ने दिया थ्योरी। इन्हीं थ्योरी का नाम हुआ डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इन्होंने भी दोनों जो ये नियम था, स्थिर अनुपात के नियम और द्रव्यमान संरक्षण के नियम, इन्हें उनको आगे और डिटेल अध्ययन किया और फिर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत दिया। इनके अनुसार सभी द्रव के ही बात हो रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा, चाहे तत्व यौगिक मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। मतलब अगर H2O हो, उसका एक एटम होगा, सूक्ष्म कणों से बना है, जिन्हें हम क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे यहाँ से VBI क्वेश्चन बनेंगे। अब परमाणु सिद्धांत का जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत से जो क्वेश्चन है यहाँ से बनेंगे। बहुत टफ भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इजी भी बन सकते हैं। अब ये 6 जो टॉपिक है, ये 6 जो पॉइंट है, ये आपको VBI है, याद रखना है। दिमाग में एक बार पढ़ के लॉजिक लगा के आपको याद रखने पड़ेंगे। सभी द्रव परमाणुओं से निर्मित है, सभी द्रव है परमाणु से निर्मित है। द्रव की ही चर्चा ये लोग कर रहे थे। मैटर के रूप में क्या था, तो द्रव था। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, परमाणु अविभाज्य है, सूक्ष्म कण से बना होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट यही है, ये तो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजन होगा और ना ही ये विनाश होगा, सबसे स्मॉलेस्ट यही होगा। दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण धर्म समान होते हैं। जो तत्व एलिमेंट मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जो भी होगा एटम के जितना भी इसका एटम होगा, सब का द्रव्यमान सेम होगा और रासायनिक गुण धर्म भी सब एटम का समान होगा। मान लीजिए ये सब हाइड्रोजनिक एटम है तो सबका समान होगा। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होगा। अब मान लीजिए ये हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो इसका एटम और इसका एटम दोनों का क्या होगा, विभिन्न तत्वों के एटम लेंगे तो उनका द्रव्यमान अलग होगा। इसका क्या होगा, 1 होगा, इसका क्या होगा, 8 होगा, 16 होगा। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना था। भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करते हैं। वही बताएं आपको कि जैसे जल में बात करेंगे तो 1:8 वाला होगा, तो एक पूर्ण संख्या में ये है ना, तो वही पूर्ण संख्या में संयोग करके यौगिक का निर्माण करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ये पॉइंट आपको VBI है, नोट करना है, इसको बार बार। किसी भी यौगिक में, किसी भी कंपाउंड में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित रहती है। किसी भी परमाणु में जो संख्या है वो फिक्स्ड रहेगा। जैसे कि बात करें यौगिक हो गया, जैसे बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड, ये यौगिक है, देख रहा में कार्बन के बात करोगे तो कार्बन की इसको में अगर बात करोगे तो 12 हो गया,
और इसका बात करोगे तो 16 हो गया। तो इसका अगर रेशियो देखोगे तो कितना हो जाएगा, इसका बात करो तो 3:4 हो जाएगा। अगर इसको रेशियो निकालेंगे तो 3:4 हो जाएगा। तो 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन आप लोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको बन जाएगा। तो वही कह रहा है कि किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है। तो ये सब पॉइंट आपका VVI था। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे मल्टीपल चॉइस वाला, तो आप इसी को आप टफ क्वेश्चन भी बना देगा यहाँ से। तो आपको सब प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, बहुत VVI है यहाँ से, तो इसको आप नोट डाउन कर लोगे। फिर आगे में अब देखते हैं हम लोग का, तो इसमें अब आगे में आएंगे तो इसमें है परमाणु क्या होता है। अब हम परमाणु के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले। तो परमाणु की बात करेंगे कि मान लीजिए कि ये पदार्थ है, इसमें से एक ले लिए, उसी को परमाणु बोलेंगे। अब ये डिवीजन नहीं होगा, इसमें से बहुत सारे परमाणु मिलकर एक पदार्थ बना होगा, उसी की बात यहाँ एग्जाम्पल में दे रखा है। जैसे पूरा इमारत बना है, उसमें एक ईंट के बात करें तो ईंट आपको परमाणु जैसा हो गया, उसी से समझा रखा है। इसके बाद बात करेंगे परमाणु कितने बड़े होते हैं या साइज उनका परमाणु का बात कर रहा है। तो जैसे कि मान लिए कि ये हो गया आपका एक एटम हो गया, ठीक है, इसके अंदर में नाभिक हो गया। अब ये कह रहा है कि नाभिक का जो ये है त्रिज्या, ये है परमाणु का जो त्रिज्या होगा उसको हम नापते हैं नैनोमीटर से। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखोगे। नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर, ये याद रखना कि इसको बोलते हैं नैनोमीटर। इसका त्रिज्या जो नापते हैं नैनोमीटर में मापा जाता है। 1 नैनोमीटर बराबर होगा 10⁹ मीटर। यही चीज़ आपको ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा हुआ है। अब नेक्स्ट में बात करेंगे, अब इसी के आधार पर हम लोग यहाँ पास एक चीज़ और देखने वाले हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा एटम, ये हो गया एटम, इसको मैं थोड़ा और करेक्शन, ये हो गया हमारा एटम, ठीक है, और ये हो गया बीच में नाभिक। अब इसका अगर पूछेगा रेडियस, इसका रेडियस अगर पूछेगा कि रेडियस कितना हो, तो जनरली 10⁻10 मीटर आपको मिल जाएगा। ये एटम का हो गया, एटम का रेडियस यानी परमाणु का। लेकिन अगर मान लिया कि ये नाभिक है और ये हो गया आपका परमाणु, और ये इसका अगर रेडियस पूछेगा नाभिक का रेडियस अगर पूछेगा तो इसका हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर, और छोटा हो जाएगा ना। तो ये चीज़ें आप याद रखोगे। अगर एटम का पूछेगा तो 10⁻10 मीटर, इसी को एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम, और ये हो जाएगा आपको 10⁻15 मीटर। ये हो गया नाभिक का, आप इसको नोट कर लोगे, नाभिक का। ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे। फिर अगर इसमें और आगे हम देखें तो क्या है, जैसे कि इसमें देखो हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन जो एटम है उसका अगर बात करेगा त्रिज्या तो 10⁻10 याद रखना है आपको, VVI है। जल के पूछेगा तो याद रखना 10⁻9, ये भी VVI है। अगर NCERT में मेंशन है तो वो VVI है, क्वेश्चन पूछ सकता है। हीमोग्लोबिन जो है HB है, इसका अणु के बात करेगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन के अणु के बात कर रहा है, ठीक है ना, अणु के। तो इसका आपका हो जाएगा कितना, 10⁸ का। तो कम से कम 3 आपको याद रखने हैं अगर पूछेगा तो। ये है हाइड्रोजन का परमाणु। जल के बात करेंगे तो जल हो जाएगा कंपाउंड, तो इसको हो जाएगा मोलिकुल, और इसको हो जाएगा हीमोग्लोबिन भी मोलिकुल, अणु। तो आपको 10⁻10, 10⁻9 और 10⁻8 याद रखने हैं, सब मीटर में है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखोगे, मीटर में सब दे रखा है। तो इतना तो कम से कम याद रखना है। बाकी नीचे में है तो नीचे में उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन एक बार इसको भी ध्यान रखोगे। रेत के 10⁻4, चीटी का बात करेगा 10⁻3, और सेब का करेगा तो 10⁻1। लेकिन ये तीनों आपको याद होने चाहिए, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। अब आगे में नेक्स्ट में देखते हैं, तो इसको मैं उसी परमाणु के बारे में समझा रखा है, ठीक है ना, जो आपको हम समझाएं। अब यहाँ पास क्वेश्चन ये उठता है, अब देखो विभिन्न तत्वों के परमाणु के आधुनिक प्रतीक
जैसे तत्व है तो तत्व का जो प्रतीक जो सिंबल है उसको सबसे पहले किसने दिया, तो सबसे पहले प्रतीक की बात करेंगे तो डाल्टन साहब ने दिए। सबसे पहले प्रतीक डाल्टन साहब ने दिए। और आज जो पीरियोडिक टेबल जो देखते हो जो अल्फ़ाबेट में लिखा हुआ है उनको सबसे पहले अगर कहेगा कि कौन दिए हैं तो वो हो जाएंगे आपको, एक मिनट, बर्जिलियस, वो हो जाएंगे आपको क्या, बर्जिलियस, इसी में मेंशन कर रखा होगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पास हम लोग देखते हैं ऊपर में, तो ये देखोगे तो प्रतीक के तौर पर एक तत्व की निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता है, अर्थात प्रतीक तत्व का एक परमाणु प्रदर्शित करता है। ठीक है, एक परमाणु को, जैसे ये क्या है सिंबल में, तो सबसे पहले एलिमेंट को सिंबल में, ये प्रतीक के तौर पर सिंबल में सबसे पहले दिखाया वो हो गया डाल्टन साहब। उसके बाद ये बर्जिलियस, देखो बर्जिलियस यहाँ पास दे रखा है ना, बर्जिलियस ने तत्वों को प्रतीक के सुझाव दिया जो उन तत्वों के एक अक्षर या दो अक्षर के नाम से, यानी कि अल्फ़ाबेट में अगर बात करेगा, अल्फ़ाबेट के बात करेगा जो है, जिसे आप लिखते हो पोटेशियम के, तो ये बर्जिलियस द्वारा दिया गया। बाकी उनको प्रतीक का सुझाव दिया था, उन तत्वों का नाम एक या दो अक्षर में लिखा गया। तो ये चीज़ याद रखो, ये शब्द दिए डाल्टन साहब दिए, डाल्टन, और अल्फ़ाबेट वाला जो दिए वो कौन दिए, बर्जिलियस। तो ये दोनों VVI है, आप इसको आप ध्यान रखोगे। इसके बाद तत्वों का नामकरण कैसे कैसे हुआ उसके आधार पर कुछ कंट्री के नाम पर भी हुआ है। जैसे देखो कॉपर का नाम है, जो कॉपर का नाम है वो किस देश के नाम पर पड़ा, तो ये होगा साइप्रस, साइप्रस जो देश है उसके नाम पर ही पड़ा। कुछ तत्वों का जो है रंगों के आधार पर भी पड़ा, जैसे गोल्ड, तो गोल्ड का अगर आप देखोगे तो कैसा कलर होता है स्वर्ण, तो इसका रंग पीला होता है, इसीलिए इसको गोल्ड के नाम पर भी पड़ा। अभी देखो यूपेक नेम है जिसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, आई से इंटरनेशनल, ई से यूनियन, ऑफ, पी से प्योर, ए से एंड, और अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आपको याद रखना है। यूपेक नेम आप पूछता है इसका फुल फॉर्म, ध्यान रखोगे। इसके बाद जनरली अगर मान लिया कि जैसे आप लिखते हो सोडियम, तो इसका दो लेटर में मेनली लिखा गया है कि दो लेटर से ही इसको डिनोट किया जाएगा, जिसका पहला लेटर होगा कैपिटल होगा और दूसरा लेटर स्मॉल होगा। जैसे कोबाल्ट लिखते हो तो C लिखते हो, स्मॉल ये लिखते हो। जैसे एल्युमिनियम है तो A लिखते हो, L लिखते हो। अगर ऐसे A है और L यहाँ दे दिया ऐसे, तो ये रॉन्ग है, ये ऐसे नहीं संकेत लिख सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यही चीज़ के बारे में नीचे समझा रखा है। जैसे कि देखो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के H लिखे हैं, एल्युमिनियम है तो ये Al सही है लेकिन ये A गलत है। कोबाल्ट है तो C, कैपिटल C और O लिखना, ये सही है, और ये ऐसे लिखोगे तो ये रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना था। उसके बाद हम बात करेंगे और कुछ चीज़ें के बात करेंगे। जैसे बात करें हम कुछ तत्वों के उनके अंग्रेजी के नाम के प्रथम अक्षर और कुछ तत्वों के नाम बाद हो किसी भी आने वाले किसी एक अक्षर के नाम पर संयुक्त करके बनाया गया है। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का पहला अक्षर C लिए और बाद वाला L लिए, यही चीज़ बताया है। जैसे जिंक है तो जिंक का फर्स्ट ने लेटर लिए और बाद वाला N लिए, तो वैसे करके लिखा। कुछ लैटिन नाम है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, जर्मन नाम पर भी है, ग्रीक पर भी है और लैटिन पर है। या लैटिन में बात करें तो इसको मैं देखो आयरन को हम लोग जनरली Fe लिखते हैं और Fe से हो जाएगा फेरम। देखो यहाँ फेरम दे रखा है, आयरन को फेरम याद रखोगे। सोडियम का बात करेंगे तो सोडियम का हो जाएगा नेट्रियम याद रखोगे, Na से नेट्रियम। पोटेशियम का K है तो K से बोलेंगे कैलियम। ये चीज़ें आप याद रखोगे, एग्जाम में पूछता है कि Fe का मतलब लैटिन में फेरम हो गया। सोडियम का Na है तो नेट्रियम हो गया, कैल्शियम का है तो कैलियम हो गया। जैसे कि अब बात करोगे Au, तो Au का हो जाएगा क्या, औरम बोलेंगे, सोना का औरम। Ag है तो Ag को अर्जेंटेनम बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है।
अर्जेंटीनम, ये याद रखना है। ये सब 2-3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। क्लोरीन है तो क्लोरीन, जिसे क्लोरीन है तो इसको आप याद रखोगे क्लोरस, क्लोरस आपका हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें याद रखना है। कोबाल्ट है तो कोबोल्ड हो जाएगा, CO है तो कोबोल्ड हो जाएगा इसका। तो ये सब लैटिन नाम है, आपको जनरली याद रखना है, एग्जाम में ये पूछते हैं। इसके बाद संकेत के बात करेंगे तो संकेत में देखो आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक तो आपको एकदम कंटिन्यूसली आपको पीरियोडिक टेबल में तो याद ही रखने हैं। उसके अलावा जहाँ तहाँ से आपको याद रखने हैं। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पास आपको दिखाएं, 1 मिनट, जैसे यहाँ पास आप देखोगे, यहाँ पास आप देखोगे तो देखो आप, 1 मिनट, हाँ ओके। अब यहाँ पास देखो हाइड्रोजन से लेकर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, तो तकरीबन आपको यहाँ तक तो जनरली आपको याद रखने ही हैं कंटिन्यूसली। फिर जहाँ तहाँ से आपको याद रखना है, जैसे गैलियम हो गया, याद रखना है। फिर इधर ब्रोमीन हो गया, ये आपको याद रखना, और ये वाला तो सब याद रखना है। ये ग्रुप, ये वाला, ये ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप एकदम VVI है। बात में बीच में बात करें जहाँ तहाँ से तो देखो आप कैसे कैसे याद रखोगे। जैसे इसमें आप बात करोगे तो देखो यहाँ प्लेडियम 46 याद रखना है, और सिल्वर हो गया याद रखना है, कैडमियम याद रखना है, टीन हो गया आपको याद रखना है, इधर एंटीमनी तकला हो गया, ये तो दोनों ग्रुप याद ही रखने हैं आपको। फिर बात करेंगे इधर ये दोनों ग्रुप हो गया, इसके बाद लेंथेनाइड, एक्टेनाइड याद रखने हैं। फिर इधर ओस्मियम याद रखना है, सबसे भारी वाला जो होगा धातु ओस्मियम। फिर प्लेटिनियम, सफ़ेद सोना जिसको बोलते हैं, AU VVI है, याद रखना है। फिर पारा हो गया, फिर बिस्मथ हो गया, फिर लेड हो गया, फिर बिस्मथ हो गया, फिर पोलोनियम हो गया 84। मतलब तकरीबन जहाँ तहाँ से आपको अधिकतर याद ही होने चाहिए इसमें। फिर इसके बाद बात करेंगे तो एक याद लें टेंटलम। ये टेंटलम अभी IIT रोपर वाला 73 याद रखोगे, IIT रोपर वाला सिंधु नदी में खोजा था, तो ये चीज़ VVI है, टेंटलम पूछेगा। TA होता है इसका शॉर्टकट, और 73 इसका एटॉमिक नंबर है, ये चीज़ याद रखना होगा। फिर अगर इसमें आओगे तो इधर में अब बात करोगे, अगर इधर हम देख लें तो इसको मैं इसके बाद नीचे में आ जाते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो इसके बाद नीचे में आते हैं तो इसको में देखो, इसको में आपको याद करना है। यहाँ से देखो 57 से यहाँ 44 है, टोटल कितना 44 है, F ब्लॉक का है 14 है, सॉरी 14 है इसको में, तो 14 57 जोड़ेंगे तो 71 आ जाएगा, 71। तो इसमें 14, इसमें 14 है। अब इसको में आपको याद रखना है, जनरली इसको में सबसे ज़्यादा याद रखना है आपको यूरेनियम 92, यूरेनियम ये आपको याद रखना है। फिर आपको पोलोनियम 94, जिसे इसमें याद रखना है कि आपको हिरोशिमा पर जो है ये यूरेनियम यूज हुआ था, और नागासाकी पर पोलोनियम यूज हुआ था। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको जहाँ तहाँ से याद रखने होंगे, तब पर ही आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन धराएंगे। तो इसमें वही सब दे रखा है आपको, जो हम बताएं वही चीज़ आप ध्यान रखोगे। इसके बाद नेक्स्ट में हम आते हैं, इसमें नेक्स्ट में क्या दे रखा है। तो जैसे आपको यहाँ एक चीज़ हम आपको समझाएं, यही चीज़ कि जैसे कार्बन CO2 है, 1 मिनट, अब यहाँ पास ऊपर से आते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होगा वो चीज़ निकल गई। तो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के लिए एक विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान ने की थी। तो परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए कौन किया? डाल्टन ने। इन्होंने क्या किया कि डाल्टन ने स्थिर अनुपात के नियम को इतना भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान निकालने मापने के लिए अग्रसर हो गए।
मतलब डाल्टन ने जो सुझाव दिया, परमाणु सिद्धांत दिया, उससे लोग परमाणु द्रव्यमान हर तत्व का निकालने के लिए एक होड़ लग गया कि पता करो कि इस एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान कितना है। इसके निकालने के लिए कुछ उपाय उन्होंने सुझाया, उसी के बारे में चर्चा करना था। अब यहाँ पास देखो कि चूंकि परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, लेकिन रासायनिक संयोजन के नियमों का उपयोग एवं उत्पन्न यौगिक के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया। मतलब कोई एक, जैसे आज हम लोग कोई चीज़ मापते हो तो 1 kg का आप क्या ले लेते हो, 1 kg का आप वजन के रूप में एक ले लेते हो रिलेटिव। अब इससे सबको मापते हो कि कौन कितना गुना भारी है। मान ली कि ये चावल है, राइस है, ये व्हीट है और ये मेज है, तो ये तीनों कौन कितना भारी है, 1 kg कितना है। तो इसी को आप सापेक्ष रिलेटिव रेफरेंस पॉइंट लेते हो ना कि 1 kg, तो वही क्या रेफरेंस लेके सभी एलिमेंट का नापा जाए परमाणु द्रव्यमान, वो रेफरेंस को सुझाया गया कि क्या लिया जाए, उसी के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पास देखो, यहाँ पास एक कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसका उदाहरण लेते हैं, जो कार्बन और ऑक्सीजन द्वारा निर्मित है। इसको मैं अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड आपको बनाना है तो 3 ग्राम कार्बन लेना है और 4 ग्राम ऑक्सीजन, इसी को संयोजन से बनाया गया, कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुआ। दूसरे शब्द में कहा, जैसे ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ये 3 ग्राम हो गया, ये 4 ग्राम हो गया, 3 ग्राम हो गया और ये 4 ग्राम हो गया। अगर आप इसको और इलेबोरेट करके ये दिया है तो उसको ही आपको हम बता रहे हैं कि इसका क्या होगा। तो इसको में होगा क्या कि कार्बन जो होगा वो 3/4 गुने ऑक्सीजन, इसके मतलब कि कार्बन का जो बात करेंगे वो इसका गुना से अधिक होगा। यहाँ वही चीज़ अगर दूसरे शब्द में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। समझ में आया? यही वो चीज़ दिया है कि ये 4/3 गुना ऑक्सीजन है। तो कार्बन क्या है कि 4/3 द्रव्यमान वाले जो ऑक्सीजन है उससे संयुक्त होगा। यही चीज़ ये समझा रखा। परमाणु द्रव्यमान को इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं। अगर आपको परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो कार्बन का एक परमाणु के बराबर आप, कार्बन का एक परमाणु है, इसको आप इकाई मान लिया और उसी से आपको सबको रिलेट करने के लिए ये बोल रहा है। जैसे कार्बन को आप बात करेंगे तो कार्बन का कितना हो जाएगा, इसमें कार्बन का कितना होगा 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इसको निकालेंगे 1.33 यू हो जाएगा, इसका यू हो जाएगा। यही चीज़ समझा रखा है यहाँ पास, आपको में भी समझ में आया होगा। उसके बाद एक यहाँ पास है AMU। तो सबसे पहले द्रव्यमान को व्यक्त किया गया AMU में। AMU का फुल फॉर्म होगा एटॉमिक मास यूनिट। तो ये लिखा गया, लेकिन यूपेक आजकल का जो नया जो ट्रेंड है उसको लिखता है यू से डिनोट खाली कर देता है। तो यू का मतलब हो गया आपका, यू का मतलब आपको हो गया, यू का मतलब हो गया यूनिफाइड मास। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यू का मतलब हो गया यूनिफाइड मास। इसके बाद यहाँ पास चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पास चीज़ें आगे है कि कार्बन को ही क्यों लिया, ऑक्सीजन को भी ले सकता था। एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, तो दोनों को लिया गया और दोनों को देखा गया कि किसके रिस्पेक्ट में हम एलिमेंट का द्रव्यमान निकाल सकते हैं, या ऑक्सीजन के या कार्बन के। तो अगर ऑक्सीजन का बात किया गया तो ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के, ऑक्सीजन का जो परमाणु है उसके द्रव्यमान के 16वें भाग के इकाई के रूप में लिया गया। मैंने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 है, तो इसके 16वें भाग के यानी 1/16 को इकाई के रूप में लिया गया। बोला कि E1 है। अब इसी के रिस्पेक्ट में सभी का निकालो। तो ये चीज़ें हैं। क्यों लिया गया ऑक्सीजन को ही, तो इसका कारण ये है कि ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। मतलब बहुत सारे कंपाउंड में ऑक्सीजन का ज़्यादा मतलब कि भागीदारी है, इसीलिए ऑक्सीजन को लिया गया। इसके बाद इसका परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के पूर्णांक में प्राप्त होते हैं।
मतलब कि ये पूर्णांक में प्राप्त होता है। जो ये पूर्णांक मतलब ऐसे नहीं है कि 1.33 ऐसे करके कुछ इतना सारा आ जाए कि कैलकुलेशन करना ही मतलब प्रॉब्लम है। तो एक पूर्णांक में आ जाता था जिसके लिए सुविधाजनक था। तो अगर पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन क्यों लिया गया था या कार्बन क्यों लिया जाता है, तो दोनों का आंसर यही है, क्योंकि ऑक्सीजन से भी ज़्यादा कंपाउंड में किसका है अभिक्रिया, ज़्यादा कार्बन का है। क्योंकि ऑक्सीजन एक तत्व के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है, वैसे ही कार्बन का भी ज़्यादा है। तो बहुत सारे कंपाउंड है जो कार्बन आपको जनरली मिलते हैं, इसीलिए फिर कार्बन को बाद में लिया गया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया गया, कार्बन को। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, जैसे 1961 में, ये डेट आपको याद रखना है, मैं इसको कलर चेंज कर ले रहा हूँ, ये डेट याद रखना है, 1961 VVI है। परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 के समस्थानिक यानी आइसोटोप को मानक संदर्भ में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया। मतलब सभी लोगों ने स्वीकार किया C12 के समस्थानिक, माने कार्बन के समस्थानिक को ही, C12 के ही समस्थानिक को ही स्वीकार किया गया। कार्बन के, ऑक्सीजन को छोड़ा गया, कार्बन को लिया गया। अब देखो इसको कैसे मापा गया है। जैसे कार्बन के हम एक परमाणु ले लिए, कार्बन के एक परमाणु ले लिए और एक परमाणु के 12वें भाग 1/12 से गुना करने के बाद जो रिजल्ट आया वो हम ले लिए यहाँ तराजू में, और इसी के रिस्पेक्ट में सब का अलग अलग कैलकुलेट करके हम सबका लिख दिए। जैसे मान लें कि कैल्शियम के लिखना है, तो इसी से तुलना करके हम कैल्शियम के लिख दिए कि इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, तो 40 होगा। ऐसे करके आपको निकाला गया है। में भी आपको समझ में आया होगा। इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो वो चीज़ें आपको अब हम समझाने वाले हैं। अब देखो यहाँ पास यही चीज़ दे रखा है, कार्बन 12 के समस्थानिक का एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को मानक द्रव्यमान के रूप इकाई के रूप में लेते हैं। C12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष माने रिलेटिव सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, वहाँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पास बात करेंगे अगर, तो देखो मान लिए कि ये कार्बन के एक परमाणु है, कार्बन का एक परमाणु है। कार्बन का एक परमाणु को इसको 12 भाग में डिवीजन कर दो, क्योंकि इसको 1/12 हमको लेना था। तो 12 भाग में डिवीजन करने के बाद ये 12 भाग में टुकड़ा में 12 हो गया। इसका जो डिवीजन करने के बाद आया उसका एक अब ले लो। पहले एक परमाणु कार्बन के लिए C12 का, उसका फिर 112 किए तो फिर एक आ गया, इसको 12 भाग में डिवीजन किया। अब एक को यहाँ तराजू में ले लो। अब डिफरेंट जितना भी एलिमेंट है उस सब को इससे रिलेट करके मापते जाओ। जैसे अब मान लिए कि ऑक्सीजन हो गया तो इसका 16 हो गया, अब बात करें नाइट्रोजन हो गया तो इसका 14 हो गया, ऐसे कर करके सबको लिखते जाओ। तो ये हमारा हो गया क्या, ये मेरा हो गया एक तरह से कह सकते हो कि वेट करने वाला यानी मापने का मापक का इकाई हो गया। तो इससे आपको माप के सबको तुलना करके लिखा गया। वैसे ही है, देखो यही चीज़ समझा रखा है कि जैसे कि देखो तरबूजा है, 12 टुकड़े किए, तरबूजा का 12वें भाग हुआ। तरबूजा के एक टुकड़े का उपयोग करके फल विक्रेता फलों को कैसे तौलता है, वही चीज़ लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ है। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान के उसके परमाणु के औसत द्रव्यमान के कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया गया है। तो यही ज़्यादा सटीक कार्बन वाला है। ऑक्सीजन वाला भी लिया गया था, लेकिन बाद में 1961 में लगा कि कार्बन ज़्यादा सूटेबल है, स्टैंडर्ड है, इसीलिए ऑक्सीजन को छोड़ कार्बन को ही लिया है। अब ऑक्सीजन से भी निकाल सकते हो रिस्पेक्ट में। यहाँ पर द्रव्यमान की बात करें तो हाइड्रोजन का 1 होगा, कार्बन का कितना हो जाएगा 12, नाइट्रोजन 7 दूनी, जनरली डबल होता है। जैसे नाइट्रोजन का बात करोगे तो 7 पर है तो 7 दूनी 14, ऐसे करके आप याद रखोगे। ऑक्सीजन का 16, सोडियम का याद रखोगे VVI है, क्योंकि सोडियम का आपको जनरली एटॉमिक नंबर 11 याद होगा, तो 11 दूनी 22 करोगे, लेकिन एक्चुअली होता है 23।
मैग्नीशियम का 12 दूनी 24, सल्फर का 16 दूनी 32 और क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर। तो इसको बात करोगे तो 34 नहीं 35.5 होता है। और कैल्शियम के 20 दूनी अगर 20 होगा तो 20 दूनी 40। तो कुछ कुछ का डबल के अप्रॉक्स होता है एग्जैक्टली, कुछ का डबल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें आप याद रखोगे। इसके बाद कहेंगे परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। परमाणु जैसे एक है परमाणु, तो कैसे रहते हैं। तो अधिकांश तत्व के परमाणु स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में नहीं रहते हैं। जैसे कि आपको बताए थे कि ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन अकेला नहीं रहेगा, जब भी रहेगा तो ये दो गो साथे मिलकर रहेगा। यानी कि किस फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये रहेगा। एटम के फॉर्म में ये नहीं रहेगा अकेला। जैसे बात करते हैं फास्फोरस, तो फास्फोरस ऐसे अकेले नहीं रहेगा, जब भी रहेगा इस फॉर्म में रहेगा, इसीलिए इसका संकेत P4 बोलते हैं। सल्फर है तो इसको बोलते हैं S8 बोलते हैं। क्लोरीन है तो क्लोरीन को Cl2 बोलते हैं। नाइट्रोजन है तो N2 बोलेंगे। तो ऐसे करके ये फॉर्म में रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन से फॉर्म में होते हैं। तो यही चीज़ मेनली हमारा यहाँ पास था। इसके बाद हम लोग का है अणु यानी मोलिकुल है, तो ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। बारी बारी से मैं भी आपको समझ में आए होंगे एटम और उससे रिलेटेड चीज़। अगर आप इसको देख रहे हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर देना। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू वेरी मच।